हेलो। आप सभी का आज क्लास 10th की जो हमारी पहली क्लास हो रही है उसमें आप सभी का वेलकम। 10th क्लास में हम आज जो चैप्टर ले रहे हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इससे आगे और भी इसके जो टॉपिक्स है, इससे जुड़े हुए जितने भी हम डाउट्स है, क्वेश्चन आंसर्स है, ट्रिक्स हैं या और भी डीप नॉलेज हम इसमें लेने की कोशिश करेंगे। अभी रियल नंबर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो रियल नंबर्स के बारे में आपको बता देते हैं। उससे पहले नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, जैसा कि आपको साइड में फिगर्स में दिख भी रहा होगा। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा जाता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, natural numbers are those numbers which started from 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनिटी तक, मतलब कि जहाँ तक ले जा सके वहाँ तक, ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब हिंदी में अपन प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि प्रकृति से प्रारंभ होने वाली, यानी नेचर से चालू होने वाली, नेचर से चालू होने वाली नेचुरल नंबर्स, इसको हम जानते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। होल नंबर्स, अगर हम जीरो को और नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। W से इसे डिनोट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे शो किया है। फिर उसके बाद में अगली स्टेप में बढ़ते हैं हम इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होने चाहिए? इंटीजर्स के बारे में तीसरे नंबर पे हमारा इंटीजर्स आता है, जिसमें हमारी जो वैल्यूज़ है वो ज़ीरो के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स चलेगी। जब हम ज़ीरो की राइट साइड की बात करेंगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएगी, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड की बात करेंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएगी। नंबर लाइन पे जैसे हमने 9th क्लास में रिप्रेजेंट करना भी देखा था, हमने रिप्रेजेंट किया भी था। इस तरफ सारी पॉजिटिव और इस तरफ सारी नेगेटिव। क्या इसका भी कोई एंड है कि नहीं? ये भी इन्फिनिटी तक और इधर से माइनस इन्फिनिटी तक। हमने नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया, इंटीजर्स देख लिया। फिर इंटीजर्स के बाद में नंबर्स दो भागों में बट जाते हैं। एक हो जाते हैं रेशनल नंबर और एक हो जाते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब पिछले साल पढ़ा है। क्या होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन, जो पिछले साल आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि वे नंबर्स जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या? ऐसा कोई भी नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके और Q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशन, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equals to 0, that are known as integers। इतना क्लियर है? श्योर इतना तो क्लियर होगा, सब कुछ पुरानी नॉलेज है। फिर उसके बाद में आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स का मतलब हो गया कि वे जिसे P by Q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। √2 इसका एक एग्जांपल हो गया, √3 और √5, पाई, ये सब इसके एग्जाम्पल है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये सब ऐसे पढ़ा हुआ होगा कि डेसिमल जहाँ पे ख़त्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग, और जहाँ तक डेसिमल ख़त्म ना हो, डेसिमल के बाद डिजिट्स चलते जाए, वो
नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स कभी भी रेशनल नहीं होंगे। और अंडर रूट्स की जो वैल्यूज होती है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के अलावा अंडर रूट की जो भी वैल्यूज होती है, वो सभी वैल्यूज इर्रेशनल नंबर कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गए? और इन सभी के जो मिक्सचर होते हैं, कैसे इन सभी के मिक्सचर? जैसे शुरुआत में हमने रियल नंबर देखा, रियल नंबर के बाद में हमने होल नंबर देखा, होल नंबर के बाद में इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद में रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के बाद में इर्रेशनल नंबर। मतलब एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू और इर्रेशनल आई आर। इन सभी के सभी का एक ग्रुप अगर बनाया जाए, तो ये ग्रुप हमारा रियल नंबर्स का ग्रुप कहलाएगा। रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर्स आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर? लास्ट लाइन में, लास्ट में क्या क्लियर हुआ? दैट रियल नंबर इज सेट ऑफ, रियल नंबर is set of all natural number, whole number, integers, rational number, irrational number। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक शुड आई से, क्वेश्चन तो हम आगे देखेंगे। दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? Euclid division lemma states that for any two positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a is equals to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than b। जैसे हमारे पास में यहाँ पे क्या कहा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहती है कि हमारे पास में अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a और b, तो इन दोनों इंटीजर्स के लिए कोई दो यूनिक इंटीजर्स q और r इस तरह से होंगे कि हम इस a और b को इस फॉर्म में लिख सके। क्लियर? जैसे मान लो हमारे पास में दो नंबर्स है 26 और 7, और अगर हमारे को इन दोनों नंबर्स को इस तरीके से जमाना हो, तो हम कैसे जमा सकते हैं? कि सबसे पहली चीज़ हमारे को क्या याद रखनी है कि हमारे पास में ये दो नंबर है, इसको लिख दिया मैंने 26 इज इक्वल्स टू 7 बी की जगह पे। अब Q और R मेरा कंडीशनली होगा, R मेरा कभी भी B से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि Q जो होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारे को लेनी है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 7 का अगर हम टेबल काउंट करेंगे तो 7 वन ज़ार 7, 7 टू ज़ार 14, 7 थ्री ज़ार 21, 7 फोर 28। 28 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 28 से जस्ट पहले विच इज 21, वो 3 टाइम्स करने पे आता है। तो 7 थ्री ज़ार 21 और प्लस इसमें 5 कर दिया। ऊपर वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरा A जो है वो 26, B जो है वो 7, Q जो है वो 3 और R जो है वो 5 मेरा निकल रहा है। क्लियर? ये ही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो, चलो जैसे हमारे पास में
यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्वेश्चन सपोज करा अपन ने, मैंने बोला कि कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर, क्या इवन पॉजिटिव इंटीजर 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये मेरे को क्या करना है, प्रूव करना है। इस चीज को मेरे को प्रूव करना है। प्रूव दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर can be written in the form of 6q, 6q plus 2 and 6q plus 4। कैसे होगा प्रूव? भले ही ये हमें पता है ऐसा होगा, कैसे होगा ये सब क्लियर है, दिमाग में एक बार हो जाता है क्लियर कि 6q है, क्योंकि वैल्यू कुछ भी रख दो 1 आएगी, दैट इज। लेकिन क्या ये सभी चीज़ों के लिए पॉसिबल है? इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, लेट b इज इक्वल्स टू 6 सपोज कर लिया। तो हमारे पास में इक्वेशन बन गई a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये जो हमारा डिवीजन लेमा है, इस लेमा की जगह पे a इज इक्वल्स टू 6q प्लस आर। अब यहाँ पे मैंने मान लिया r के पॉसिबल जितने भी r की वैल्यूज होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या होगी। कंडीशन क्या थी कि r जो है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 6 से छोटा होना चाहिए। दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 बराबर। अगर मैं यहाँ पे 6q, इसकी पॉसिबल सारी वैल्यूज लिखता हूँ, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ये सारी मेरी पॉसिबल वैल्यूज होगी। फिर उसके बाद अगर हम कहें इस 6q में, क्योंकि हम कोई सी भी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रखें, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर रखें, तो 6q हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये ओड पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करें, जैसे 4 में सपोज करो मैंने 3 ऐड किया, या फिर 6 में मैंने 9 ऐड किया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक ओड नंबर होगा। ये बचपन में भी पढ़ा है, इवन प्लस ओड इज ऑलवेज इक्वल्स टू ओड। तो यहाँ पर मेरी जो ये 3 वैल्यूज होगी वो ओड होगी। और इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं किसी इवन में इवन ऐड करता हूँ तो वो क्या होगी, मेरी इवन ही आएगी। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होता है। कैसे, ये आपके सामने क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। पूरा रफ कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर और भी 2-3 क्वेश्चन हैं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और डिटेल में इसको क्लियर करेंगे। जब तक हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अभी हमने जो पढ़ा था वो था यूक्लिड डिवीजन लेमा, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअली वही है, थोड़ा बहुत इसमें हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि लेमा इज एन थ्योरम बट एल्गोरिथम इज वे टू सॉल्व क्वेश्चंस, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे अभी हमने लेमा के अंदर तो एक थ्योरी पढ़ी थी कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हो सकता है।
जबकि एल्गोरिथम में हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। पढ़ते हैं। If a and b are positive integers such that a is equals to bq plus r, then every common divisor of a and b is a common divisor of b and r। क्या समझ में आया कि अगर कोई a और b दो पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार है कि a इज इक्वल्स टू bq प्लस r निकलता है, तब a और b का एक कॉमन डिविजर होगा, वो कहीं ना कहीं बी और आर के भी किसी ना किसी कॉमन रिलेशन को शो करेगा। अगर हम कह सकें कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एचसीएफ को कंप्यूट करने के लिए, एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड। कैसे? इसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, applied Euclid's division lemma to a and b which are given positive integers such that a is equals to bq plus r। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, 135 और 225। इसमें मैंने मान लिया a इज इक्वल्स टू 225 हमेशा कैपिटल बड़ा वाला होगा और b इज इक्वल्स टू 135। अब यहाँ पे पहली जो स्टेप है उसके अनुसार हम चलते हैं। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी लगाते हैं। स्टेप नंबर 1, 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 2 से तो 270 आ जाएगा, तो 1 टाइम ही होगा, प्लस 90। अभी यहाँ पर हमारी अगली स्टेप चालू होती है। अगर इस जगह पे r की वैल्यू 0 आ जाती है तो b जो था हमारा वो HCF होगा। लेकिन अगर r की वैल्यू 0 नहीं आती है, यानी कि अगर मैं यहाँ कहता हूँ r इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम जो लेमा है वो b और r पे लगाएंगे। यहाँ पर b क्या है 135 और r है 90। स्टेप नंबर 2 जो होगा वो हमारा लेमा किस पे लगेगा 135 और 90 पे। करते हैं। यहाँ पे फिर से r नॉट इक्वल्स टू 0 आया, तो इसी स्टेप को फिर से हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 3 फिर से वही b और r, यानी कि 90 और 45। अब यहाँ पर हमारा r जो है वो 0 के इक्वल आ गया है। तो क्या कहती है स्टेप नंबर 2, इफ r इज इक्वल्स टू 0 देन b इज द HCF ऑफ a एंड b। मतलब कि अगर मेरा r जो है वो 0 आ जाता है तो b की वैल्यू थी दैट इज 45, वो मेरा HCF होगा। इसका HCF होगा ये जो हमारे नंबर्स थे इन दोनों नंबर्स का, क्योंकि चालू हमने यहीं से किया था। 45 इसका HCF होगा। आप चाहो तो फैक्टर ट्री बना के देख लो, फैक्टराइजेशन मेथड लगा के देख लो, इसका HCF यही आएगा। एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, देखते हैं। एक मिनट थोड़ा रफ कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन? By using Euclid division algorithm, find the HCF of 441 and 693। क्या क्या नंबर्स दे रखे? लेट a is equals to 693 and b is equals to 441। करें? चलो करते हैं। सबसे पहले तो 441 लगाते हैं। 693 इज इक्वल्स टू 441 इंटू 1। अब क्या 693 441 252 252।
आर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये स्टेप नंबर 1 थी। स्टेप नंबर 2 चालू करते हैं। 441 इज इक्वल्स टू 252 इंटू 1। 441 में से 252 माइनस करके देख लेते हैं। 9 13 में से 5 गया 8 एंड हियर 189 प्लस 189। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो आर है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, तो थर्ड स्टेप पे चलेंगे। थर्ड स्टेप क्या, ये लिख देते हैं यहाँ, आर इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप कहती है 252 इज इक्वल्स टू 189 इंटू 1 प्लस माइनस करते हैं 63। यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से नॉट इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमारी यहाँ थर्ड स्टेप कह रही है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक प्रोसेस को करते रहो। तो ये मेरा यहाँ पर 63 3 189। अब यहाँ पर मेरा r इज इक्वल्स टू 0, चूँकि r यहाँ पे 0 आ गया है, तो अब मेरा HCF जो होगा वो यहाँ पर b की वैल्यू होगी। कंपेयर कर लो, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज HCF की वैल्यू मेरी हो गई 63। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बचपन से जो हम थ्योरम मतलब पढ़ते आ रहे हैं HCF LCM के बारे में, ये वही चीज़ है, लेकिन इसको एक नाम नया दे दिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब किस तरह से हम इसको HCF LCM को निकालते हैं, देखते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टेल्स अस समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर और क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, क्लियर करते हैं अभी। इट इज यूजुअली स्टेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले समझते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या हो। यहाँ पर मेरे पास में प्राइम नंबर की मैं बात करूं, सबसे पहले प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। क्या हो गया 2 फैक्टर्स, मतलब 2 फैक्टर्स का मतलब हो गया एक फैक्टर तो वो खुद, जो कि हमेशा होता है, और एक फैक्टर हो गया 1, जो कि सबकी टेबल में आता है। दीज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे एक तो सेल्फ होता ही है, एक 1 होता ही है, 2 फैक्टर्स तो ये है, और इन दोनों के अलावा ये तीसरा एक और कोई फैक्टर रखता हो तो वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and their decomposition is unique apart from the order in which the prime factors occur। क्या कहा, हर कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और उनका जो डिकम्पोजिशन होगा वो यूनिक होगा। मतलब उनका बंटवारा कह सकते हैं हम, किस तरह से उसको यूनिकनेस रखना है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी कि ऑर्डर पे बेसिस पे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है 12,600। अब 12,600 को हम वो फैक्टर ट्री बना के देखते हैं। बहुत बेसिक है 12,600। सबसे पहले 2 6 3 0 0, फिर 2 3 1 5 0, फिर 2
1 5, फिर 1 इधर गया, 15 7 और 5, फिर 3 की टेबल से आया। डिविजिबिलिटी अगर आपकी क्लियर नहीं है कि कौन सा नंबर किस से डिविजिबल होगा, तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। और जब वो वीडियो अभी, क्योंकि चैनल नया नया है, हमारी पहली क्लास हो रही है, तो अभी वो मैं लिंक नहीं डालूंगा, लेकिन जैसे ही वो वीडियो बनती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आगे देखते हैं। 5 2 5, फिर से 3 1, फिर 7, फिर 5, अब फिर 5 से 3 5, फिर 5 से 7 और फिर 7 से 1। अगर मैं इसको लिखता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, बहुत लंबा हो गया। एक्चुअली इसको लिखने का ढंग हमने यही देखा है, लेकिन यहाँ पर ये 3 2s है, इसको मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में 2 3s है, तो इसको इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ। और मेरे पास 2 5s है, तो यानी कि ये और 7 अलग। ये मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर है। क्लियर है इतना? आगे और पढ़ता है। Thus we have expressed the composite number 12,600 as product of powers of prime in ascending order, and this decomposition is unique. अभी इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5 इंटू 5 7 ऐसा लिखेंगे, तो उसकी डिकम्पोजिशन भले ही वो असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन उसका डिकम्पोजिशन यूनिक नहीं है, क्योंकि 2 3 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, 5 2 बार आ गया। क्लियर? अब उसके बाद में हमारा सबसे एक टाइम पे इजी लगने वाला टॉपिक, किसी को भी सबसे इजी लगने वाला टॉपिक था HCF और LCM। क्या होता है HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है LCM? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम अगर किसी भी दो पेयर्स का बड़ा से बड़ा, कि वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, एग्जैक्टली का मतलब यहाँ पे कहा है कि रिमाइंडर 0 के साथ, तो HCF मतलब ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो किसी पेयर को डिवाइड करता है विथ रिमाइंडर 0, तब हम उस नंबर को उस पेयर का HCF मानेंगे। LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा हो, मतलब ऐसा कोई नंबर जिसकी टेबल में वो पेयर आता हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसकी टेबल में वो पेयर आता हो, यानी कि दोनों ही नंबर्स उसकी टेबल में, यानी उस बड़े नंबर की टेबल में आने चाहिए। In order to find HCF and LCM of given numbers by prime factorization method or fundamental theorem of arithmetic, express each number as the product of primes। एक एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। HCF निकालने, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाने पर HCF निकालने का तरीका, कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर का प्रोडक्ट, और LCM निकालने का तरीका सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। यहाँ पे दो शब्द को जरूर ध्यान रखना, लीस्ट पावर और हाईएस्ट पावर आपस में ऑपोजिट में आए हैं। HCF में लीस्ट पावर आया है, यानी कि हाईएस्ट वाले में लीस्ट आया और लीस्ट वाले में हाईएस्ट आया है। पहली चीज तो ये याद रखना। दूसरा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा, जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सभी फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन
होगा। क्वेश्चन करके देखते हैं एक। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 36 और 172, एक रैंडम क्वेश्चन लिया है। इसका मेरे को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। निकालते हैं सबसे पहले 36 का। 2 18 2 9 3 3 3 1, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 172 का निकालते हैं। तो 8 6 2 4 3 एंड 43, दैट इज 1। अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ पूछूं तो एचसीएफ इन शब्दों पे ध्यान देना। प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो देखो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, कि सिर्फ 2 का स्क्वायर, लीस्ट पावर का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, 2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, दैट इज 4, इसका एचसीएफ हो गया। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ शब्दों पे फिर से गौर करें कि हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर और 43, ये मेरे पास में इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एक और कोई क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम 60 और 300। सबसे पहले 60 का देखते हैं। 2 30 2 15 3 5 5 1, क्या हो गया 60 का। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा मेरे को आसानी होगी उधर सॉल्व करने में। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, सिमिलरली 300 का आप निकाल लेना। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ये मेरे पास में इसका एल सी आएगा, सॉरी प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे। अब मैं यहाँ पे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल। सबसे पहले तो एचसीएफ के लिए प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। पहले तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। 2 में लीस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एचसीएफ मेरा 2 की पावर 2 इंटू, यहाँ पर 3 में लीस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जो है वो का वही एज इट इज उतार दो। और 5 में लीस्ट पावर, 5 में लीस्ट पावर है 1, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 4 12 60 मेरा एचसीएफ आ जाएगा। और वहीं में अगर एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम में मेरे यहाँ पे हर फैक्टर का, अब यहाँ पे हर फैक्टर तो सारे फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, लेकिन मान लो यहाँ पे ऊपर की तरफ कहीं पे 7 भी मल्टीप्लिकेशन में होता तो 7 भी काउंट होता है, भले ही कॉमन ना हो। अभी एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या कहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब यहाँ 2 के लिए हाईएस्ट पावर एज इन 2 ही है क्योंकि एक तरह की है। 3 के लिए हाईएस्ट पावर बिल्कुल 3 ही है। और 5 के लिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे चूंकि 2 है, तो मेरा जो एलसीएम निकलेगा वो यहाँ 300 निकलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक रिलेशन कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है इससे एग्जाम में। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आप बहुत ही ध्यान में रखें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ये आपके लिए होमवर्क है। अभी आज की क्लास का ये हमारे
सारे क्वेश्चंस हैं, आप खुद से करने का ट्राई करें। हम अगले वीडियो में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।